नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी की वो क्लास जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपके हिंदी जो प्रश्न होंगे वह आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित होंगे और आपके यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो जो ये हिंदी के प्रश्न, हिंदी की सीरीज चलने वाली है, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हिंदी के प्रश्न आते हैं उसके लिए प्लस यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हिंदी दोनों में पूछी गई है। उसमें 30 प्रश्न है, इसमें 25 प्रश्न है। और हाँ, वो ये हम आपको जो प्रश्न कराने जा रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न हो या यूपी ट्रिपल आयोग से संबंधित प्रश्न हो, वही प्रश्न है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हिंदी में कोई चेंज होता नहीं है, वही प्रश्न दोबारा पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और कोशिश करेंगे कि जो चीजें ऑप्शन में आती हैं उनसे भी संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। इसलिए धैर्य से 20-25 प्रश्न होंगे जो धैर्यपूर्वक आपको समय लेकर के अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको प्रश्न पूछ लीजिएगा अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन और उसके बाद में संयुक्त व्यंजन। तीन ऐसे आते हैं जो आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। कौन से होते हैं? सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या, रा, लावा। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या, रा, लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और शा, सा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन है। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ये वाला सा है, ये वाला सा, ये वाला सा, ये वाला सा, तीनों का अर्थ अलग अलग है। ये तीनों कौन कौन से होते हैं हमने आपको सारी चीजें इसमें लिख रखा है। तो अब ये इसके बाद आता है छत्रज्ञ और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन? जो छा होता है वो आधा का और शा से मिलकर के बना होता है। जो ये वाला शा होता है वो मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। कौन सा? मूर्धन्य होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा का वर्ग, खा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये चीजें पढ़ी है आपने, तो इनमें से देखा होगा दंत, ओष्ठ, ये सब चीज होती है। वैसे ही जो ये वाला सा होता है मूर्धन्य होता है। वहीं पे जो ये वाला सा होता है, ये वाला, ये तालव्य होता है। कौन सा होता है? तालव्य होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। और जो ये वाला सा होता है वो दंत होता है, मतलब दंत होता है। जो ये वाला सा दंत होता है, ये तालव्य होता है और ये मूर्धा होता है। और जो छा होता है का और सा से मिलकर के बना है। जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर के बना है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। कह देगा जा, ज्ञा किससे किससे मिलकर के बना है, तो चार ऑप्शन दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जा और या से मिलकर के बना है। जो श्रा होता है वो शा और रा से मिलकर के बना होता है। देखिए प्रश्न एक है, लेकिन इनमें से 1, 2, 3 प्रश्न ये हो गए, चौथा प्रश्न हो गया, 5, 6, 7, 8 प्रश्न तो यही हो गए। उसके बाद में अभी आगे चल के बताते चलेंगे। और उसके बाद डी ऑप्शन में है आ, ई, उ, री, तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, उनमें से जो बाकी होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से स्वर 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर के, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक ये 25 होते हैं, प्लस 2 होते हैं डा और ढा। वहीं अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म होते हैं 4, संयुक्त होते हैं 4, आगत जो होते हैं जा और फा। कौन से होते हैं? जा और फा, वो आगत व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं। टोटल मिलाकर के कौन से कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। तो एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है। जो जो चीजें हम बताते जाते हैं उनको भी नोट करना है, क्योंकि सभी पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि जब पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं, दोबारा प्रश्न जरूरी नहीं है ऐसे सेम टू सेम यही पूछ ले, ऑप्शन से पूछ सकता है। मतलब एक बार
आपका अंतस्थ पूछा गया है तो आपको दूसरी बार संयुक्त व्यंजन पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न आपको उस व्यंजन पूछ सकता है, पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन छा किससे किससे मिल करके बना है, ज्ञा किससे किससे मिल करके बना है। इसलिए ऑप्शन को पढ़ना जरूरी होता है और आप लोग ये गलती करते हैं कि आप टिक करे निकल गए। आपको जो सोल्यूशन दिया होता है प्रीवियस ईयर सेट में वो जरूर पढ़ना होता है, और जो ऑप्शन होते हैं चारों ऑप्शन के जो मतलब आपको पता होना चाहिए। यदि आप मतलब निकालना पता हो गया तो आपके आंसर ज्यादा सही हो जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? 14 और 12 पर यति होती है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले यदि आप टिक करेंगे, अब जैसे आप पेपर देने गए, आपने कहा इसमें से कौन सा हो सकता है, वही टिक करके निकल गए। अगर आप ये करने जाएंगे तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा प्रश्न गलत होने की चांस होते हैं। अगर आप दो ऑप्शन तो आपको हटाना ही हटाना है, जो दो बचे ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से आपको टिक करना होता है, तो आपका पॉसिबिलिटी गलत होने की कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोहा, इसमें से एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि दोहा कौन सा छंद है? दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। क्यों अर्धमात्रिक है? क्योंकि इसमें से पहली जो चार चरण होते हैं 13-11 के चरण होते हैं, और फिर 13-11 फिर 13-11, ठीक है। वहीं पे सोरठा की बात करें 11 और 13 के चरण होते हैं। कितने होते हैं? 11-13 के चरण होते हैं। तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। वहीं चौपाई सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें से सभी मात्राएं 16-16 होती है। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती है। 16-16 मात्राएं होती है। बचा क्या ऑप्शन में? गीतिका। और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जिसमें से 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होता है, वो कौन सा होता है? गीतिका होता है। खत्म। अगला प्रश्न, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। देखिए, अटूट, अटल, अदेय। अटूट, अटल, अदेय, तो आपका आंसर हो जाएगा अच्युत। जो कभी टूटे ना वो अटूट होता है। जो अटल, जो अपनी बात पे अटल रहे वो अटल होता है। जो कभी चीज मतलब दिया ना जा सके वो अदेय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वो अच्युत होता है। अगला प्रश्न, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, चौथा प्रश्न है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा क्या होती है? सबसे पहली बात, इसमें से चारों के हमें आंसर पता हो तो हमें जीने की इच्छा आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासु होता है। जो जीत, और यहां पे जो पीने योग्य हो या पिया जा सकता हो उसको बोलते हैं पिपासु। इच्छा। बचा ऑप्शन जिजीविषा और जिज्ञासु। जिजीविषा और जिज्ञासु, तो जो जिगीषु होता है वो जीत या विजय की इच्छा होती है। तो बचा ऑप्शन क्या आपके पास? जिजीविषा। तो जीने की इच्छा हो जाती है जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द हैं? तो देखिए, अमीर भाववाचक शब्द नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, यही ऑप्शन कट जाएगा आपका, यही ऑप्शन कट जाएगा। अमीर नहीं होता है, ठीक है। जवानी होता है, खटास होता है। पुस्तक आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धैर्य, उदासी, सूर्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी? रसीला, रस से रसीला। कड़वा से कड़वाहट, बूढ़े से बुढ़ापा, और नति, ये आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा का शब्द का उदाहरण हो जाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अगला प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास है। कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है। किसी भी नंबर का प्रयोग हो जाता है वहां पे द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जैसे राम और सीता।
ठीक है, ये द्वंद्व समास है जिसके शब्द में अव्यय का भाव प्रकट हो, अव्यय भाव होता है, तत्पुरुष समास आपको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां नंबर, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। आपका आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाई आपका आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए? राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे कौन सा कारक है? तो सबसे पहले ध्यान दें, कर्ता ने। कर्ता ने, ये आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के तात्पर्य पर, अपादान से अलग होने के तात्पर्य पर होता है। ठीक है, करण से, ये अपादान से अलग होने पर करण से अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में अपादान हो गया, संप्रदान हो गया, आपका 1 2 3 बचे कौन कौन से? अधिकरण, अधिकरण में पर। ठीक है, संबंध का, की, के, ये सब होते हैं। बचा क्या? संबोधन। देखिए, मैंने राधा के लिए, किसके लिए? राधा के लिए, राधा के लिए, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से। ठीक है, शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए। शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए। तो शब्द युग्म है, एक अम्बुज, एक है अम्बुज, एक है अम्बुद। ठीक है, जा मतलब होता है कमल, जा लग गया तो कमल, और दा मतलब बादल, खत्म। अगला प्रश्न, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन गलत है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस स्पेल्ड है, उज्जवल नहीं, उज्जवल होता है। ठीक है, तो इसमें से 2 गलत हैं। ये ऑप्शन में थोड़ा सा टाइप करते हुए गलत हो गया, तो इसमें से पूजनीय होता है और उज्जवल होता है। ये वाला जा नहीं होगा, दोनों आधे जा होंगे, तो इसमें से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, समझिएगा। पहन है, उपल है, पाषाण है, उरग सांप का होता है। किसका होता है? सांप का होता है। पन्नग भी होता है सांप का। ठीक है, विषधर भी होता है, विषधर भी होता है। ठीक है, सांप का, पन्नग, विषधर, ये सब उरग, ये सब किसका? उरग किसका है? सांप का है। अगला प्रश्न, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, वह बहुत मधुर गाता है। समझिएगा इसमें, इस प्रश्न में देखिए, वह बहुत मधुर गाता है, मधुर हो जाएगा विशेषण, अब बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। बहुत
मधुर गाता है, मधुर हो जाएगा विशेषण और बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। अगर विशेषण पूछा जाता तो विशेषण शब्द हो जाता मधुर, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं, प्र होना चाहिए, प्रविशेषण तो हो जाएगा बहुत। आंसर क्या हो जाएगा? बहुत। खत्म आंसर। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम, सॉरी तत्सम नहीं, सही रूप बताना था इसमें। श्रृंगार शब्द का सही रूप बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया। सही रूप बताइए, सही रूप बताइए। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? सही क्या होना चाहिए? सही यहां पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये नहीं होनी चाहिए, तो चारों ऑप्शन गलत है। आंसर सही होगा आपका पांचवा ये, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो होती है पाथेय। क्या होती है? वो होती है पाथेय। अगला प्रश्न, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द बताइए। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। अभी ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है, लिखा जाता है उज्ज्वल, ठीक है। अगला प्रश्न, औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताइए। औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताइए। औपचारिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इक। क्या हो जाएगा? इक, ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इक, उपचार और धन इक। अगला प्रश्न, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गिरि शब्द मतलब गिरि होता है पर्वत होता है, अचल होता है, भूधर होता है। पवन इसका गिरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन किसका? समीर भी होता है और भी इसकी पर्यायवाची होती है। अगला प्रश्न, धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर किसका पर्याय है? 20 नंबर प्रश्न कह रहा है धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? धूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो धूसर यहाँ पे पर्वत, मेघ, पवन, अचल, पर्वत, मेघ, पवन, अचल, इनमें से किसी का नहीं है, एक गधे का है। किसका है? गधे का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में टाइप करते समय थोड़ी सी गलती हो गई, नहीं है, लेकिन गधे का पर्यायवाची शब्द है धूसर, ठीक है। अगला प्रश्न, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन हित, यही ऑप्शन में मिल गया आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये है आपका ऑप्शन हो जाएगा तत् धन हित। तत्धित का शब्द का पर्यायवाची संधि, सॉरी संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धन हित। और यहाँ से ये प्रश्न खत्म होते हैं। ये 21 प्रश्न एक सेट है, दूसरे सेट पे फिर से 25 से 30 प्रश्न देंगे आपको। ऐसे ही सेट लगातार आते रहेंगे, जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट संबंधित और यूपीटीपीएससी जूनियर स्टूडेंट संबंधित प्रश्न होंगे। और आप लोगों को अगर ये चीजें, या आपने एक प्रैक्टिस सेट अगर 20-25 कर लिया, तो आपके हिंदी में पूरे आने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं और में समय भी कम लगता है। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।